नमस्कार, आज हम औरंगाबाद में हैं। कभी नक्सलियों के लिए कुख्यात रहा मध्य बिहार का औरंगाबाद आज एक सामान्य शहर सा दिखता है। अभी पहले चरण का यहाँ लोकसभा चुनाव है, लेकिन कोई भी वैसी सरगर्मी इस पूरे इलाके में नहीं दिखती। अब सीमेंट की फैक्ट्रियां भी औरंगाबाद में हैं और हम जहां आज खड़े हैं, ये सूर्य मंदिर यहाँ एक आस्था का बड़ा केंद्र है। जब हम मतदाताओं के पास थे तो उनकी बातों से ये लगा कि उनकी खामोशी साफ साफ दिखती है और उनकी यही खामोशी यहाँ के उम्मीदवारों के लिए एक परेशानी का सबब है। हम आज सुशील कुमार सिंह से इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अनुरंजन झा आज बात कर रहा हूँ औरंगाबाद से 4 बार सांसद रहे, 3 बार लगातार सांसद रहे सुशील जी से। पहले चरण का मतदान है, इसलिए आज इनसे बात करना बहुत जरूरी है। सुशील, सबसे पहले आपका स्वागत है भारतिका पर। जी, आपका स्वागत है मेरे आवाज पे। अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, पहले चरण में आपका चुनाव है और अभी मैं जब औरंगाबाद आया सुबह तो आपके पास आने में थोड़ी देर लगी क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात करने लगा शहर में। मुझे ये ऐसा शहर और इलाका लगा कि चुनावी माहौल गरम जिसको कहते हैं वो दिखा नहीं मुझे। आप इसका क्या कारण समझते हैं? क्योंकि मतदाता मुझे खामोश दिखे, किसी से पूछिए तो कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि आमतौर पे होता नहीं है, जब बहुत नजदीक चुनाव आते हैं तो लोग मुखर हो जाते हैं। पोस्टर बैनर्स भी उस तरीके से जैसे दूसरे क्षेत्रों में दिखते हैं, हालांकि पहले से कम हो गए हैं, अब हर जगह भी उस तरीके से भी नहीं दिखे और मतदाता बहुत खामोश दिख रहा है। कोई वजह इसकी खास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतदाता, भले कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना नहीं चाहते होंगे, अलग बात है, लेकिन मैं तो घूम रहा हूँ। आप जब गाँव में जाएंगे तो आप आए हैं तो आपका स्वागत है, और आप कुछ और लोगों से बात करेंगे या जब समूह में बात करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि लोग वैसे भी औरंगाबाद जो है सो बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस वाली जगह है। शहर में मैंने अभी कैंपेन भी नहीं किया है, इसलिए नहीं किया कि मैं तो शहर में ही रहता हूँ और 365 दिन में अधिकतर समय लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई बैठक नहीं हो कहीं और बाहर, तो मेरा समय पूरा का पूरा या तो मेरे संसदीय क्षेत्र के गाँवों में या मुख्यालय में रहकर लोगों की सेवा करना, काम करने, यही बीतता है। इसलिए लोगों से मेरा संबंध कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ के लोगों से मैं यहीं जन्मा, यहीं पढ़ा, पला, बड़ा हुआ और यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। यानी चौका लगेगा? बिल्कुल चौका लगेगा। इसमें मैं ये बात अपने मतदाताओं की जो धारणा है, उनके ऊपर जो मेरा विश्वास है और उनका जो मेरे ऊपर भरोसा है, इसके आधार पर कह रहा हूँ। चित्तौड़गढ़, मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद को। जब आप पूछें औरंगाबाद के बारे में तो लोग कहते हैं कि राजपूतों का गढ़, मिनी चित्तौड़गढ़। तो जातिवाद यहाँ किस कदर हावी है? आपको क्या लगता है कि हमेशा देखा गया है कि ये वर्चस्व रहा है, सांसद लोग लगातार बनते रहे हैं, तो दूसरी जाति के लोगों का जो पिछले कुछ सालों में बिहार में एक जातिगत लड़ाई विभेद बढ़ा है, उसमें आपको दूसरी जाति के लोगों का समर्थन कितना मिलता है? जाहिर सी बात है, सांसद बनते हैं तो मिलता ही है, तभी 3 बार से बन रहे हैं। लेकिन मैं अगर एक ओवरऑल जानकारी लेना चाहूं कि मिनी चित्तौड़गढ़ में सुशील बाबू कितने मजबूत स्थापित हैं बाकी लोगों के मन में। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नाम, ये आज से 50 वर्ष पहले जब लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक नहीं थे, उस समय की वोटिंग का पैटर्न भी कुछ और था। आज तो मैन टू मैन आपको संपर्क करना होता है, व्यक्तिगत आकांक्षा लोगों की होती है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को काम करके उनकी सेवा करके आपको संतुष्ट करना होता है। लाखों
आंखें आपको निहार रही होती हैं। तो सेवा के कारण मेरा एक संकल्प है, पूरी ईमानदारी बरतते हुए लोगों का पूरा पूरा सम्मान करते हुए उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं कि कोई आया मेरे पास, उनका काम तो कर दिया, लेकिन उनको जो प्रॉपर रिगार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे सम्मान के साथ उनकी सेवा, यही मेरे मतलब राजनीति का लक्ष्य है और यही मेरी पूंजी है। देश में कोई भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें किसी एक जाति विशेष के लोग 100% भी चाह लें तो अपने किसी खास जाति के उम्मीदवार को जिता ले। उसको बाकी लोगों का, अन्य वर्ग समूह का समर्थन आवश्यक है और यही यहाँ भी लागू होता है। कहने के लिए विपक्ष के लोग कहते हैं, लेकिन हर वर्ग का, चाहे मेरा या मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का, आज नरेंद्र मोदी जी का नाम देश के हर गरीब किसान के दिल और दिमाग में घर कर गया है। मेरे पिताजी 1980 में औरंगाबाद विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे। उस समय उनका निशान हाथी था, उस समय बहुजन समाज पार्टी बनी नहीं थी। हाथी छाप से वो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी की लहर थी उस वर्ष चुनाव के समय, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, निर्दल यहाँ से विधायक बने। ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम आज तक है, इसलिए कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े हर वर्ग का अधिकतम समर्थन उनके साथ था और मुझे यही शिक्षा मिली है, यही प्रशिक्षण मिला है और मैं इसी तरह से लोगों की सेवा करता हूँ। इन लोगों के पास और कहने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास सिवाय जात पात करने के और दूसरा कोई आधार नहीं है वोट मांगने का। तो वो तो जात पात करेंगे ही, लेकिन औरंगाबाद के समझदार मतदाता हमेशा इसको नकारते चले आए हैं, इस बार भी नकारेंगे। और जो यहाँ रहता है, जो उनका काम करता है, जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है, उनकी सेवा करता है, उसी को अपना आशीर्वाद देते हैं। पहले चरण में जो 4 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हैं, गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, एक खबर चारों तरफ ये आ रही और हमने जब उस पे देखा तो हालांकि आप समता पार्टी से भी जीते, जेडीयू से भी जीते, बीजेपी से भी 2 बार जीते, तो आपका अपना एक वर्चस्व रहा है। आपके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, तो आप पर कमोबेश, अगर मैं कहूँ स्पष्ट तौर पे, तो कमोबेश आप पर वंशवाद का आरोप इससे नहीं लगता कि आप बहुत लंबे समय से राजनीति में स्वयं हैं। फिर भी ये बात उठती है कि जब परिवारवाद की बात आती है, बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो पहले चरण की जो 4 सीट हैं वो 4 परिवारवाद के ही दायरे में आ रहे हैं। इसको लेकर के कभी ये लगता है कि शायद कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं बीजेपी में? देखिए, किसी के दादाजी या पिताजी यदि राजनीति में थे या हैं, उनका होना मैं बुरा नहीं मानता, मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, किसी का होना, किसी का, मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता और मैं स्पष्ट कहता भी हूं, लेकिन सवाल ये तब उठता है जब आप दूसरों पर, विपक्षियों पर लगातार यही हमले करते हैं। विपक्षियों पर हमला जो हम लोग करते हैं उसका एक निश्चित और आधार है। जैसे अगर किसी को चुनाव लड़ाना हो या कोई और पद देना हो, तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे दल हैं जिनको परिवार के आगे कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं। आप देख सकते हैं कि एक पार्टी अपनी 2-2 बेटियों को चुनाव के मैदान में उतारी है। आप देख सकते हैं कि एक पार्टी है जिसको अपने खानदान से ज्यादा कोई दिखता ही नहीं है। वैसा परिवारवाद यहाँ नहीं है। अगर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति सक्षम है और वो चाहता है समाज सेवा करना, राजनीति में आना चाहता है, तो उसको मौका मिलना आवश्यक भी है, जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी सांसद थे, इस कारण मैं राजनीति करने का हकदार नहीं हूँ कि मेरे पिताजी सांसद थे, तब तो ये फिर अधिकार का हनन हुआ।
मुझे तो यहाँ की जनता ने राजनीति में उतारा है। इस बार जब चौका लगेगा तो हम सुशील जी को केंद्रीय मंत्री के तौर पे देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व है, नेतृत्व निर्णय लेता है दल हित में, देश हित में। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। हमारी पार्टी का सक्षम नेतृत्व जो निर्णय लेगा मेरे लिए सिरोधार्य होता है। बीजेपी में भी पिछले कुछ दिनों में दूसरी पार्टियों की भ्रष्ट लोग आ गए हैं जिन पे बहुत सारे आरोप, उसको लेकर के कभी आपके मन में, मैं पार्टी के स्तर पे तो जो बातें आप होती होंगी आपको पता होगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सुशील सिंह के मन में होता है कि यार ये गलत लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए, नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसे तो मैं मानता ही मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी कि किसी के ऊपर कोई गलत आरोप लग जाता है। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के ऊपर कॉफिन घोटाला का आरोप लगा। अगर आरोप के दौरान जिस समय वो पार्टी में थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो ये कहना कि इनके ऊपर आरोप है, जैसे और कुछ लोग हैं जो केवल आरोपित ही नहीं है, चार्जशीटेड ही नहीं है, सजा याफ्ता है, भले आज बेल मिल के जेल से बाहर है, लेकिन वो कन्विक्टेड है। आडवाणी जी के ऊपर भी आरोप लगा और उन्होंने कहा कि जब तक आरोप से मैं बरी नहीं हो जाऊंगा, मैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कोई पद में धारण नहीं करूंगा। राजनीतिज्ञों पर आरोप लगते हैं और राजनीतिक कारण से भी लगते हैं, मैं मानता हूँ, ये चाहे किसी पार्टी का कोई सदस्य हो, चाहे बीजेपी में हो या किसी और पार्टी में हो। मोदी की गारंटी है कि मोदी के रहते रहते भ्रष्टाचार को कहीं से कोई पैट्रोनेस, कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ये मेरा ही मानना नहीं है, मेरी ही धारणा नहीं है, मेरा ही विश्वास नहीं है, बल्कि देश के लोगों को मोदी की गारंटी पे, मोदी की ईमानदारी पे भरोसा है। तो वॉशिंग मशीन नहीं, ड्राई क्लीन हो रहा है। नहीं, देखिए, अब बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही है, ना तो उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल रही है, ना उन्हें ड्राई क्लीन कर रही है। ये तो प्रक्रिया है, इसमें कोर्ट है, जांच एजेंसियां हैं, ये उनका काम है। जैसे जॉर्ज साहब के ऊपर आरोप लगे तो पार्टी ने थोड़े उनको क्लीन चिट दिया। आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा तो बीजेपी ने थोड़े उन्हें क्लीन चिट दिया, जांच एजेंसियों ने क्लीन चिट दिया। दो चीजें सुशील बाबू आपके इलाके में रही हैं, एक तो किसानों का इलाका है, बहुत कृषि प्रधान इलाका है, और दूसरा एक जमाने तक नक्सलियों का बहुत प्रभाव रहा है यहाँ पर। किसानों की बात अगर हम पहले कर लें तो पिछले 3 बार से आप लगातार सांसद हैं, तो पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो किसानों की स्थिति किस तरीके से बदली है आपके इलाके में? अगर आप आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इस क्षेत्र में आए होते, उस समय आपने क्षेत्र की स्थिति देखी होती और आज आप गांव में जाकर देखेंगे। मैं क्या कहूं, आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, अब गांव में जाने के बाद लोग फ्रिज का पानी पीने के लिए देते हैं। गांव में पैसा आया, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, तो अब गांव और शहर में बहुत अंतर नहीं रह गया। नक्सलियों की क्या स्थिति है? जैसे पहले की तुलना में काफी कंट्रोल हुआ है, ये तो हम लोगों को दिखता है जी। और मैं तो इस इलाके में जब नक्सलियों का बहुत बोलबाला था तो मैंने नक्सलियों के साथ बहुत स्टोरीज की थी, तो मैं घुमा हूँ इस इलाके में बहुत पहले, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें। अभी तो वो दौर नहीं है, लेकिन क्या वो समूल नष्ट हुआ है या सुषुप्ता अवस्था में है? आप लोग उसको कैसे देखते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं? देखिए, अभी समूल नष्ट की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफी नियंत्रित हुआ है। इस समस्या पर दोनों ही सरकारों ने काफी गंभीरता से काम किया। जैसे उन इलाकों का डेवलपमेंट करके, उन इलाकों में विकास का काम करके, अलग से फंड इसके लिए भारत सरकार ने रेज किया, जिसे SCA कहते हैं, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, विशेष केंद्रीय सहायता। इसके तहत नक्सल जिलों में विकास का काम होता है। दूसरा, एक सड़क बनाने की अलग परियोजना है जिसको LWA कहते हैं, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो इसके तहत गांव में ये गृह मंत्रालय की योजना है। गृह मंत्रालय सड़क बनाने का काम नहीं करती, लेकिन नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए वहां तक बनाती है, वहां तक बनाई, विकास का काम करके, और नक्सल जिला घोषित किया भारत सरकार ने। उसमें औरंगाबाद भी है, गया भी है। इसी में SCA और LWE ये दोनों योजनाएं चलती हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, इसी समस्या को देखते हुए जो देश भर में 115 जिले चिन्हित किए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, आकांक्षी जिलों के रूप में, उसमें दोनों जिले हैं, औरंगाबाद भी है और गया भी है। बिहार में बहुत सारे ना जगह ऐसी है सुशील बाबू की जो टूरिज्म के लिए जगह है, जैसे आपका इलाका, यहाँ भी सूर्य मंदिर है। अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर देखें तो एक सूर्य मंदिर औरंगाबाद में भी है और बहुत प्रतिष्ठित और बहुत विख्यात मंदिर है। लेकिन जो प्रचलित जितना होना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, जितना टूरिज्म होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। उसमें दोष आप क्या मानते हैं, सरकार केंद्र की या सरकार राज्य की? नहीं, वैसे दोनों ही सरकारों ने काफी इसमें पहले के मुकाबले काफी एफर्ट किया है। और पहले देव जाने के लिए सड़क 7 किलोमीटर ही था, नेशनल हाईवे से देव की दूरी है, वहां जाने में आधा घंटा से ज्यादा लगता था। अब आप नेशनल हाईवे से सूर्य मंदिर तक 5 से 7 मिनट में पहुंच सकते हैं। और पहले देव जाने के लिए किधर से भी कोई सड़क नहीं होती थी, अच्छी सड़क, हर तरफ से खराब ही सड़क थी। आज देव जाने के लिए चारों तरफ से अच्छी सड़कें हैं। आज के दिन देव स्टेट हाईवे के ऊपर है, स्टेट हाईवे 101, और नेशनल हाईवे से मात्र 7 किलोमीटर 2 लेन सड़क है। तो धीरे धीरे देव का बहुत विकास हो रहा है। हम लोगों ने, आप विशेष ध्यान दे रहे हैं देव पर? देव पर मेरा विशेष ध्यान हमेशा से रहा है, इसलिए कि हम लोगों के आराध्य हैं। हमारी पहचान ही देव से है, देव सूर्य मंदिर से इस जिले की पहचान है। अभी कुछ दिनों पहले देव सूर्य कुंड है, जहाँ लाखों की संख्या में अर्घ्य देने के लिए छठ के अवसर पर लोग आते हैं, और 3-3, 4-4 राज्यों से आते हैं। बिहार तो है ही, झारखंड से आते हैं, थोड़े बहुत बंगाल से आते हैं, यूपी से भी आते हैं। वहाँ का सूर्य कुंड बड़े बुरे हाल में था। वहाँ का पानी बहुत ही पॉल्यूटेड था। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसकी सफाई करेंगे, और हम लोगों ने इसकी पूरी तरह से सड़ी हुई काली मिट्टी को निकाला। उसके जगह पर हम लोगों ने बालू डाला वहाँ, और फिर वहाँ स्वच्छ जल वहाँ उसमें भरा। उसके लिए हमने बोरिंग कराया, और यहाँ तक कि गंगा जल भी उसमें डाला शुद्धिकरण के लिए। घाटों की मरम्मती कराई, उनकी पेंटिंग कराई, बगल में बोरिंग कराया। आज के दिन आप देख सकते हैं कि वहाँ का पानी सूर्य कुंड का अच्छा है, साफ है, स्वच्छ है। अब लोग, पहले आस्थावश मजबूरी में लोग डुबकी लगाते थे, अब उन्हें डुबकी लगाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। और ये किसी सरकार की योजना से नहीं हुआ था, ना तो एमपी लाइट से हुआ, ना तो सरकार के दूसरे किसी प्रोजेक्ट से हुआ। ये हम लोगों ने स्वतः, लोगों के मन में ये चेतना आई कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने स्वयं के स्तर पे इस काम को किया। कुछ सहयोगियों ने सहयोग भी दिया, लेकिन सरकार का 1 रुपया उस पर खर्च नहीं है। जो भी खर्च हुआ वो जनता का हुआ, आपका हुआ, और आप मेरा हुआ, और मेरे कुछ सहयोगियों का। आप कुछ और पब्लिक को कहना चाहेंगे मेरे माध्यम से? बहुत अच्छी बातचीत, लंबी बातचीत की हमने। जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को यही कहना चाहूँगा, मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाई है। देश का सम्मान दुनिया के अंदर आज यदि बढ़ा है तो ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। वैसे पूरा माहौल राममय है। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। धारा 370 की समाप्ति का जो वादा था बीजेपी का, वो भी पूरा हुआ। गरीबों का कल्याण हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क है, कानून व्यवस्था नियंत्रित हुई है। तो कोई कारण नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अधिकतम समय अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। आज तक 4 बार यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। इतनी लंबी अवधि हो राजनीति में रहने की, और एक आरोप नहीं लगे करप्शन का, भ्रष्टाचार का, या और किसी भी तरह का। जैसे आप क्या समझते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने अच्छी लंबी बातें की। फिर हम मिलेंगे जल्द। हमारे टीका पर आज हमारे साथ थे सुशील कुमार सिंह, सांसद। लगातार 4थी बार की दावेदारी है। हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं। नमस्कार।